नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई नामों पर चर्चा कर चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस इस बार जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगा सकती है। वहीं बीजेपी इस बार उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में महज कुछ समय ही बाकी है। इससे पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। इसी बीच शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 35 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। इस लिस्ट में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल रहे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिताऊ उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर जोर दे रही है। हालांकि हाईकमान ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी जता रहे नेताओं के दावों की पड़ताल कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व से पिछले आंकड़ों और समीकरणों का विवरण मांगा है। अगले सप्ताह होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में टिकटों को लेकर स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठकें होती हैं। इस बार ये बैठक दिल्ली में थी। स्क्रीनिंग कमेटी के माननीय अध्यक्ष भक्त चरण दास जी, हमारी माननीय प्रभारी शैलजा कुमारी जी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी इसमें सम्मिलित हुए। 35 आवेदन आए हैं अभी तक। उन नामों पर मंथन हुआ। कौन सबसे मुफीद कैंडिडेट हो सकता है लोकसभावार, इस पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस में सबसे दिलचस्प स्थिति हरिद्वार संसदीय सीट पर बन रही है। सूत्रों के मुताबिक यहां पूर्व सीएम हरीश रावत की पहली पसंद उनके अपने बेटे वीरेंद्र रावत हो सकते हैं। वीरेंद्र खुद भी बीते कुछ समय से पूरे लोकसभा क्षेत्र में सक्रियता से काम कर रहे हैं। बेटे पर हाईकमान स्तर से सहमति नहीं बनने पर हरीश रावत खुद भी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं कार्यकर्ता सर्वे में यहां से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम सामने आने से मुकाबला रोचक बन गया है। मालूम हो कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी पहले यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। हालांकि बाद में उन्होंने इससे इनकार करते हुए कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी तो वो पीछे भी नहीं हटेंगे। लोकसभा की दावेदारी हो रही है तो निश्चित तौर पर नेता दावेदारी करेंगे और एक एक सीट पर जो है दर्जनों प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी में दावेदारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी गुटबाजी जैसा सवाल नहीं है। जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व किसी एक प्रत्याशी पर सहमति बनाएगा, अपनी जो मोहर लगाएगा, तो सबके सब जो है उसके लिए काम करेंगे। सबके सब कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए। इसी बीच कांग्रेस की इस बैठक को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहाँ दौड़ रही है, कहाँ पीछे रह रही है और कहाँ फेल हो चुकी है, ये जनता के सामने उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड है। और कुर्सी के पीछे चाहे हरीश रावत हो, हरक सिंह रावत हो, करण माहरा हो, ये सभी लोगों का सिर्फ एक दिखावा है और यहाँ पे कुर्सी के पीछे ही भागना इनका कार्य है। जनता के बीच में रहना इनका कोई कार्य नहीं है। तो अभी ये वैसे भी कांग्रेस संगठन का मैटर है और मुझे लगता है कि इस पर वही लोग ज़्यादा अच्छे से बात कह सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है, तो वहीं काफी बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए काफी मजबूत मुद्दों को जनता के सामने रखना होगा। जहां एक तरफ कांग्रेस पुराने चेहरों पर दांव लगाने वाली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की है। इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को पटखनी दे पाएगी? क्या कांग्रेस का ये दांव इन लोकसभा चुनावों में कुछ कमाल दिखा पाएगा? तो एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर कमेटी की बैठक भी हुई और कई पुराने चेहरों पर दांव लगाने की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि नए चेहरों को वो मौका देगी और इन लोकसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। सवाल सबसे बड़ा यही है कि
पुराने वर्सेस नए चेहरे अगर उतरेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी, और अगर जनता भरोसा करती है तो उन्हें मुद्दे भी वैसे ही चाहिए। तो कांग्रेस की तरफ भी काफी ज्यादा चुनौती है, क्योंकि चुनौती ये है कि मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्योंकि पुराने चेहरों पर वो हालांकि दाव तो लगाने वाली है, लेकिन जनता के सामने मुद्दे क्या रखेगी इस पर भी बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को जो है बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि वो अपनी साख कैसे बचाएगी, क्योंकि अगर देख लिया जाए 2012 की भी बात की जाए या फिर 2019 की भी बात की जाए तो पांचों की पांचों लोकसभा सीटें उसने क्लीन स्वीप किया है। तो वहीं अब बड़ी बात यही हो जाएगी कि किस तरह वो इस बार भी अपना वही जो है अपने चीजों को कर पाएगी और अपनी उसी तरह से दमदार स्थिति रख पाएगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गरिमा दसोनी जी जुड़ गई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, और कमलेश उनियाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सवाल जो है गरिमा जी आपसे शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि पुराने चेहरों को लेकर कांग्रेस दाव लगाना चाह रही है, दाव खेल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुद्दा क्या होने वाला है। अनगिनत मुद्दे हैं हमारे पास बबीता जी, और ये आपने कितने कह दिया कि पार्टी पुराने ही चेहरों पर दाव लगाएगी, क्योंकि अभी तस्वीर पार्टी ने साफ नहीं की है। स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दौरों की बैठक हो चुकी है। एक यहाँ देहरादून में आदरणीय अध्यक्ष भक्त चरण दास जी आए थे, और पिछले दिनों दिल्ली के अंदर माननीय प्रभारी शैलजा कुमारी जी के साथ बैठक हुई। माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी और यशपाल आर्या जी उसमें सम्मिलित हुए। लगभग 40 दावेदार हमारे अभी तक आए हैं 5 लोकसभा सीट के लिए। उन पर मंथन चल रहा है, उनके जनाधार को टटोला जा रहा है, उनको किस चुनाव में कितने वोट मिले उसका प्रतिशत देखा जा रहा है, उनके क्षेत्रीय समीकरणों को देखा जा रहा है, पार्टी के प्रति उनका समर्पण और योगदान कितना रहा है वो देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुद्दों की तो भरमार है बबीता जी। अब मैं कमलेश उनियाल जी को गिनाऊंगी तो ये उसको झुटला नहीं पाएंगे। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 पर है महिला अपराध में। तो आप सोचिए, बिहार और यूपी की श्रेणी में हमको लाकर खड़ा कर दिया, जिसे देवभूमि तपोभूमि कहते हैं, और ये देवों की भूमि है, जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता गूंजता है। मंचों से कमलेश उनियाल जी भी कई बार इस श्लोक को पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ अंकिता भंडारी, एक हमारी पौड़ी की बच्ची थी 19 साल की, उसको आज 1.5 साल बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं दिला पाए, और इनकी स्थानीय विधायक ने अपनी उपस्थिति में मौजूदगी में बुलडोजर चलाया सारे साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए। वो अंकिता भंडारी के लिए आज भी हमारे पहाड़ का दिल रो रहा है, पूरा उत्तराखंड करा रहा है जो छाले इन्होंने दिए। और उसके अलावा अंकिता के पिता ने पौड़ी के जिलाधिकारी को चिट्ठी में कहा है कि जिस वीआईपी को अंकिता भंडारी परोसी जा रही थी रिजॉर्ट में, जिस कारण उसे उसकी हत्या कर दी गई, वो वीआईपी और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में महामंत्री संगठन अजय कुमार है। कांग्रेस पार्टी इन आरोपों की पुष्टि नहीं करती, लेकिन इतना जरूर चाहती है कि इन आरोपों की जांच तो की जाए, क्योंकि अंकिता के पिता कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं है, वो पीड़िता के पिता हैं, और पीड़िता के बिल्कुल गरिमा जी आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो अपराध लगातार बढ़े हैं उस पर आपने बिल्कुल सही कहा है, ये मुद्दा एक है। लेकिन क्या सिर्फ इसी मुद्दे पर कांग्रेस लड़ने वाली है? क्योंकि अगर यूपी है तो यूपी भी बहुत बड़ा एक उदाहरण है जहां पर अपराध की श्रेणी काफी ज्यादा थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपराध की श्रेणी कितनी कम कर दी, वो सबके सामने एग्जाम्पल है। बबीता, अभी तो मैंने केवल शुरुआत की है मुद्दे गिनाने की, अभी तो कहाँ, अभी तो ये आगाज है, अंत कहाँ समझ लिया आपने। बेरोजगारी का 50 साल का आंकड़ा तोड़ दिया मोदी सरकार और धामी सरकार ने मिलकर। जो हाल पूरे देश का है उससे बदतर हाल उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के सेवा नियोजन कार्यालय में 10-12 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार पंजीकृत हैं, और जब युवा अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो इन्होंने लाठियों से उनको मारा और उनके ऊपर 8-8, 9-9 मुकदमे कर दिए गंभीर। उन मासूम बच्चों को इन्होंने क्रिमिनल बना दिया जो केवल एक अदद आपसे रोजगार की मांग कर रहे थे। उसके अलावा भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहेगा। अग्निवीर योजना जिसने उत्तराखंड के सीने को छलनी कर दिया, क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, ऐसे में अग्निवीर योजना ना सिर्फ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, बल्कि हमारे नौनिहाल बच्चों ने जो सपना देखा था देश की रक्षा का और समर्पण भाव का, उन युवाओं की छाती पर छुरा भोंकने का काम इस अग्निवीर योजना ने किया है और उनके सपनों को चकनाचूर किया है। उसके अलावा यहाँ भर्ती घोटाले हुए हैं बबीता। यहाँ
6-6 साल में तक पीसीएस की परीक्षाएं नहीं होती। यहाँ हो क्या रहा है उत्तराखंड में, मैं वो आपको बताऊं कि इनके भारतीय जनता पार्टी के हाकम सिंह हो, संजय धारीवाल हो, नितिन चौहान हो, वो सब पेपर लीक मामले में संलिप्त पाए गए। यानी कि सत्तारूढ़ दल भर्ती घोटाले में संलिप्त पाया गया। भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ के युवाओं के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। यहाँ परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, तो नतीजे नहीं आ रहे हैं। नतीजे आ रहे हैं तो भाई भतीजावाद मिल रहा है उसमें, या पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, कमलेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल गरिमा जी। भ्रष्टाचार पर बात करूं तो लोकायुक्त का गठन इन्होंने आज तक नहीं किया। 2017 के मैनिफेस्टो में भी है, 2022 के मैनिफेस्टो में भी है। गरिमा जी, आपने कई मुद्दे गिनाए हैं, कमलेश जी से जवाब भी ले लेते हैं। समाप्त होने दीजिए, भ्रष्टाचार की बात तो आ जाने दीजिए। उद्यान घोटाला, खनन घोटाला, वन घोटाला, शराब घोटाला, कितने घोटाले गिनाऊं आपको मैं? तो इतने घोटाला, इनका एक भी विभाग और एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो बेदाग हो, साफ सुथरा हो। हर एक मंत्री पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, साबित हो गए हैं। ठीक है, कमलेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी, आपने कई मुद्दे गिना दिए हैं, तो अब बीजेपी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी, आपने गरिमा जी को सुना, कई मुद्दे गिना दिए हैं, भर्ती घोटाला, अग्निवीर घोटाला, अग्निवीर का मुद्दा, महिला अपराध, क्योंकि वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो अंकिता को लेकर और या अन्य वहां पे अपराध हो, महिलाओं को लेकर लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं, जो अपने में ही काफी बड़ा मुद्दा है। और भू कानून को लेकर, क्योंकि भू कानून को लेकर भी कब से मांग की जा रही है, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहा जाए, जिस तरह से आपने 14 और 19 में क्लीन स्वीप किया था, इस बार सिर्फ राम के नाम से और यूसीसी के नाम से आपको वोट मिलेंगे? क्या जनता का विश्वास मिलेगा आपको? देखिए बबीता जी, मैं एक चीज कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत काम किया। हमारे जो मैनिफेस्टो में थे वो हमने जनता के सामने रखा है। चाहे हमारी प्रदेश की सरकार 2014 में चुनाव हो, चाहे 2022 का चुनाव हो, उससे पूर्व 2014 में लोकसभा का चुनाव हो, उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई। उसके पीछे का कारण अगर देखा जाए, अब मेरी गरिमा बहन काफी कुछ बोल गई, लेकिन मैं अब बिंदु पे आऊंगा। सिलसिलेवार जवाब दीजिए, मेरी बातों का सिलसिलेवार जवाब दीजिए कमलेश उनियाल जी। महिला अपराध में हम नंबर 1 है या नहीं है? और नहीं कमलेश जी जवाब दीजिए। तो एनसीआरबी का डेटा देखिए, 900। गरिमा जी कमलेश जी को जवाब देने दीजिए जी, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद जी चर्चा के लिए है हमारे पास समय, पहले सुन लेते कमलेश जी क्या कह रहे हैं। कमलेश जी थोड़ा जल्दी। गरिमा जी से स्पष्टली बोल दीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ मेरे बीच में ना बोले, ये हर बार बीच में मैंने। ठीक कमलेश जी, अब बोलना शुरू कीजिए। गरिमा जी अभी शांत है, आपको सुन रही हैं, आप बोलना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें भी टाइम निकल जाता है कि अभी ये बोल रहा है, अभी वो बोल रहा है। बिल्कुल, ये वही कांग्रेस है जिसने 56 घोटाले किए, वही कांग्रेस है जिसके टाइम पे आपने देखा होगा पूरा भर्ती एक माफिया चलता था, बैकडोर एंट्रियां होती थी। हमारी सरकार ने 100 से अधिक अपराधियों को जेल के अंदर किया है। आपने देखा, हमने सख्त से सख्त नकल कानून बनाया है। हमारी सरकार ने, चाहे आप रोड सड़क के मामले में है, चाहे प्रत्येक व्यक्ति, अंत्योदय की अगर हमारी सरकार बात करती है तो अंत्योदय के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। गरीबों को राशन की बात करती है तो हमारे गरीबों को राशन की बात की है। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए उनके जितने महिला, लेकिन सर महिलाओं सशक्तिकरण की आप बात करें, लेकिन जो महिलाएं अपराध हो रही है वो तो लगातार होता जा रहा है। बिल्कुल, महिलाएं अपराध, अगर पुराने आंकड़े देख लिए जाए, अभी जो है महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है वो लगातार उसकी श्रेणी बढ़ती जा रही है, वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक 19 वर्षीय बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसको न्याय। जी गरिमा जी, कमलेश जी को जी ठीक है। गरिमा जी अभी तक आपकी बात सुनिए, कमलेश जी की बात सुन लेते हैं अभी। पूरे तथ्यों का जानते हो, करीबन 700 पन्ने की चार्जशीट दाखिल हुई है। उसके अंदर जितने भी करीबन 100 से ज्यादा गवाह लिस्टेड हैं। उसके अलावा जितने भी चैट हैं, जितने भी मोबाइल फोन है, सबको लिया गया है। अब कांग्रेस है परजीवी आंदोलनकारी, चाहे कोई भी आंदोलन हो, क्योंकि इनका खुद का कोई मुद्दा नहीं है, उस आंदोलन में खड़े हो जाते हैं और उस आंदोलन को आगे बढ़ाने। बुलडोजर चलाया कि नहीं चलाया इनकी सरकार ने? 2 बार रिजॉर्ट में आग लगवाई कि नहीं लगवाई इनकी सरकार ने? क्यों बुलडोजर चला? और जिसने बुलडोजर चलाया क्यों कार्रवाई नहीं हुई? जी गरिमा जी, सवाल पूछ रही हूँ मैं एक एक करके, पहले उन्हें जवाब तो देने दीजिए जी। तो आज इतनी निकम्मी सरकार, प्रदेशों में आपको छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं लोग। मैं कमलेश जी आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ, बुलडोजर चला था कि नहीं? वो बिना, मुझे ये बताइए कमलेश जी, आज भी मैं कह रहा हूँ, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे स्वरोजगार का मुद्दा हो,
हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में, अगर रोजगार इतना बढ़ रहा है तो पलायन तो अभी भी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर रोजगार इतना मिल रहा है तो वहां से अभी भी युवा क्यों पलायन कर रहे हैं? हमारी सरकार ने इतने काम कर बबीता रही जी, है। आप क्या कमलेश जी से ही लेती नहीं? आपने ये तो गिना दिया कि हमारी पार्टी ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, लेकिन धरातल पर तो जनता देख रही है ना उन चीजों को। आपने यूसीसी लाना सही समझा, लेकिन भू कानून पे अभी तक कुछ भी बात नहीं की। लोकायुक्त पूछिए इनसे, लोकायुक्त कहाँ है? भ्रष्टाचार अपने चरम गरिमा पर जी, है। कमलेश जी, हर जी, जी। जगह डूबा हुआ है। गरिमा जी, आपने जो सवाल किए मैंने वही सवाल के जवाब मैंने उनको भी बोला है, वो दे रहे हैं एक करके। मंत्रियों ने ठीक, वो उन्हें देने तो दीजिए, जवाब देने दीजिए गरिमा जी। कमलेश जी, मैं जवाब बिल्कुल है आप नहीं सही कोई। कह रहे हैं। यूसीसी पे हमारा मैनिफेस्टो में था, हमारी मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। चाहे हम राम मंदिर की बात करते तो वो भी हमारे मैनिफेस्टो में वो कार्य जरूर भू है। कानून चाहे आपके भारत की मैनिफेस्टो में नहीं था क्या? सुन लीजिए, भू कानून को लेके भू कानून काफी के समय अंतर्गत से डिमांड हो रही है, वो आपके बहुत जल्दी मैनिफेस्टो में आप नहीं ये था देखिए, क्या? भू कानून के अंतर्गत आप लोगों ने यूसीसी लाना सही समझा, लेकिन भू कानून को लेकर अभी तक कोई भी आपने जो है वहाँ पे कहते हैं ना जवाब देना, सेटिस्फेक्शन वाला जवाब देना, वो आपकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसा कदम उठाया गया। आप लोगों ने यूसीसी लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर भू कानून की डिमांड भी काफी समय से चल रही थी ना। नहीं, बैकलॉग भर्तियां हमारी भर्तियों का सरकार नहीं ने था भू वादा। कानून के लिए कमिट, प्रत्येक जो मुद्दे हैं जो जनता से, चाहे भू कानून हो, चाहे आपके क्या बोलते हैं डोमिसाइल का मामला हो, हमारी सरकार ने कमेटी और समिति, सरकार का एक कार्य करने का तरीका होता है। आने वाले टाइम पे आप देखोगे भू कानून आएगा जल्दी आपके सामने, जैसे यूसीसी का ड्राफ्ट बन के आया, उसमें भी समिति कार्य कर रही है और उसमें भी एक चर्चा का बिंदु आएगा। और वो भी इसी तरह से जैसे हमारे यूसीसी कानून बनाया या नकल अध्यादेश लगाया, सख्त से सख्त भू कानून हिमाचल उससे भी अच्छा भू कानून, जो हमारे यहाँ के काश्तकार हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए सख्त से सख्त भूत कानून हमारी धामी सरकार बनाने जा रही है। उसके अलावा आप चाहे कोई भी मामला हो, चाहे आप ये देखिए पिछड़ी जाति, बबीता जी जनजाति, आखिर या 11 जितने मिनट भी से बोल हमारी रहे हैं भाई। ठीक, आप मुझे आप बताइए बोलेंगे गरिमा तभी तो जी, बोलेंगे क्योंकि मैडम। आप लोग आप पुराने चेहरों को लेकर भी बात क्योंकि चर्चा की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुराने चेहरों पर दाव खेल सकती है। दाव सही है और जो मुद्दे गिनाए हैं वो भी सही है, लेकिन जिस तरह से जनता का विश्वास है, अगर देखा जाए 2014 और 19 में, वो कहीं ना कहीं, और अभी भी लोग, अगर हम लोग जब ग्राउंड्स पे गए थे वहां पर लगातार एक ही नाम था, पीएम नरेंद्र मोदी। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उनके पास कौन सा चेहरा है जिस पर वो लड़ेंगे इस बार लोकसभा का चुनाव? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कह दिया गया है 400 पार, क्योंकि उनके बाद नरेंद्र मोदी एक चेहरा है। अगर कांग्रेस के पास कहा जाए, कांग्रेस के पास क्या कुछ चेहरा रहने वाला है? आपकी बात सुनिए जी, 400 पार का गणित क्या है, जरा मुझे समझाएंगी आप? दक्षिण भारत में 131 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। 131 में से भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मात्र 29 सीट मिली। कैसे 400 पार आ जाएंगे? लेकिन हिंदी राज्य में अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव भी एक बहुत बड़ा आईना होता है मैडम, तो फिर क्या कहा जाए, क्योंकि हिंदी राज्य में जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, तो वो लोकसभा चुनाव में भी देख सकते हैं चीजें। या तो आप सुनना नहीं चाह रही जी, आप सुनिए मेरी बात। विधानसभा चुनाव के अपने अलग समीकरण होते हैं और लोकसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव से ही कंपेयर किया जाता है। तो 2019 का रिकॉर्ड हमारे पास है। 2019 में मैंने आपसे कहा कि दक्षिण भारत में 131 पार्लियामेंट्री सीट्स में से 101 सीटें जो हैं या 102 सीटें जो हैं वो कांग्रेस और अलायंस को मिली और 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब मणिपुर आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। मणिपुर में जो 3 महीने की चुप्पी प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी और किसी ने सुध क्योंकि नहीं ली मणिपुर की, तो बाकी नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं वो डरे सहमे बैठे हैं कि कल को हमारे वहां भी कुछ होगा तो ऐसे ही केंद्रीय नेतृत्व हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। तो वहां से भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। प्रादेशिक मुद्दे मैंने आपको गिनाए लेकिन गरिमा जी, बात यहाँ पर ये भी आ जाती है ना कि अगर कांग्रेस के बाद इतने स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं तो कांग्रेस के नेता खुद क्यों नहीं कांग्रेस पर बिलीव कर पा रहे? बड़े बड़े चेहरे तो एक एक करके निकलते जा रहे हैं उनसे। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग दबाव नहीं झेल पाते, उनका चले जाना ही अच्छा है। कांग्रेस पार्टी कायरों की पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरपोकों की पार्टी नहीं है। कमलेश जी, आपका जवाब मैं सुनूंगी, एक बार मुझे गरिमा जी को भी सुनने दीजिए। ऐसे में मैं नहीं सुन पा रही हूँ ना, ऐसे में टाइम भी जा रहा है, फिर एक एक करके बोलिए जी। जवाब ले लीजिए। और बबीता जी आप सुनिए, आपने कहा कोई चेहरा नहीं है, चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ा जाता है, चेहरों पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। और ऐसे में कमलेश उनियाल ने बड़ी बात कही कि 56 घोटालों के आरोप हम पर लगे कांग्रेस पार्टी पर।
तो आप 7 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ चला रहे हैं, करते क्यों नहीं उन नेताओं को अंदर इन्होंने घोटाले किए? क्यों मादा नहीं दिखा पा रहे हैं? क्यों साहस नहीं दिखा पा रहे हैं? हमारे घोटाले केवल गिनाओगे, हिट एंड रन करोगे। लेकिन गरिमा जी, अगर मुद्दे देखे जाए, मुद्दे आपने सही गिनाए हैं, लेकिन जनता का जो सामने बीजेपी भी एक तरह से जो मुद्दे लेके आ रही है, चाहे वो राम राज्य हो गया, 370 हटाना हो गया, चाहे वो यूसीसी लाना हो गया, तो कहीं ना कहीं विश्वास तो उनका उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है ना। देखिए, जनता को इससे कोई मतलब नहीं। 370 का उत्तराखंड में कोई अंडर करंट नहीं है। अगर ऐसा तो फिर हिंदी राज्य से क्यों कांग्रेस लगातार कम होती जा रही है? अगर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि अभी हमने विधानसभा चुनाव के भी रिजल्ट्स देखे हैं, जवाब भी खुद ही देने लग जाती है। आपके खुद के नेता निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे। बात पूरी आने दीजिए जी, बीच में इंटरफेयर करेंगी तो बात कैसे आएगी? बोलिए। 370 से उत्तराखंड की जनता का क्या लेना देना? ये हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, हमारा प्रदेश है, और यहाँ अगर लेना देना नहीं होता तो 14 और 19 में बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं करती ना। फिर मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ, मैं 370 से जनता का लेना देना। कमलेश जी बोलने दीजिए थोड़ा गरिमा जी को। जी गरिमा जी, थोड़ा जल्दी। देखिए, 2019 में अब सतपाल मलिक जी का खुलासे के बाद ये क्लियर हो गया कि पुलवामा अटैक किसने कराया, क्यों कराया, आरडीएक्स कहां से आया, तो तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, तो पुलवामा का यहाँ एक बड़ा असर देखने को मिला। जनता उस वक्त भी त्रस्त थी, लेकिन क्योंकि सैनिक प्रधान प्रदेश है और सेना के साथ इतना बड़ा हमला हो गया था, तो उसका पूरा रिजल्ट आपको देखने को यहाँ मिला। 2022 में जो इनको 47 का आंकड़ा मिला, वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर मिला। इन्होंने एक झूठ और दुष्प्रचार किया। चलिए, वो तो एक ठीक है, वो मुद्दा आपने सही गिना दिया। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस तो है ना, कांग्रेस का अलायंस तो है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी खुद हरिद्वार में जा रही है, वो अपने दावेदार को उतारना चाह रही है। कैसे टैकल करेंगे इन सारी चीजों को? देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता। चाहा तो हमारे 40 दावेदार रहे हैं टिकट, लेकिन 40 के 40 को थोड़ी लड़ा देगी पार्टी। तो चाहना उनका अधिकार है, निर्णय लेना पार्टी हाईकमान का अधिकार है। सपा की लीडरशिप और कांग्रेस की लीडरशिप दोनों इतने परिपक्व हैं कि एक सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी के चाहने नहीं चाहने से यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ समीकरण देखे जाते हैं, वोट प्रतिशत देखा जाता है, और समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, उसको यहाँ उत्तराखंड में जनता ने नकार दिया है। उसको किसी भी सीट पर वोट प्रतिशत उतना नहीं मिला कि वो किसी सीट पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। ठीक, कमलेश जी, मेरी सीनियर लीडरशिप जो फैसला लेगी, उसके साथ हम अपने आप को संबद्ध करेंगे। हम एक निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी हाईकमान ने निर्णय लेना है, गरिमा दसौनी के स्तर पर वो निर्णय नहीं लिए जाते। लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, यहाँ जो जमीनी मुद्दे हैं, यहाँ 80 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन खिलाने। लेकिन गरिमा जी, मुद्दे तो ये पहले से चलते आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज ही चल रहे हो। पिछले साल भी चल रहे थे, एक भू कानून को लेकर भी पिछले साल से ही चीजें चलती आ रही थी। वहीं पे अगर चुनाव भी देखे जाए, चुनाव विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, कहते हैं ना विधानसभा एक आईना होता है, तो अगर देखा जाए जनता का कहीं ना कहीं बीजेपी पर तो विश्वास दिख रहा है, और वहीं पर अब यूसीसी भी और लागू कर दिया गया है। देखिए, आप कंफ्यूज हो रही हैं। निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव। मैडम, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। कहते हैं ना कि चुनाव जो होता है, हर चुनाव में जनता का क्या असर है, क्या चीजें। मैंने आपसे पूछ लिया, मैंने कहा चेहरा क्या होने वाला है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी के पास है तो आपके पास क्या चेहरा रहने वाला है? हमारे पास चेहरा है जनता, हमारे पास चेहरा है मुद्दे। जनता के मुद्दों के साथ हम जाएंगे, और जनता को उनके मुद्दे ही टच करते हैं। ठीक है कमलेश जी। महिलाओं के मुद्दे, किसानों के जो भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ कि किसानों के लिए कील बिछा दी गई। अगर इससे भी आपका मन विचलित नहीं होता, तो कल को आपकी थाली में से जब भोजन गायब हो जाएगा, क्योंकि किसान खेत में नहीं जा रहा है, और किसान खेत में नहीं जाएगा तो फसल नहीं उगेगी, खेती पैदावार नहीं होगी। जब एक एक सब्जी आपको 200, 300 में खरीदनी पड़ेगी, जैसे पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है, तब आपके समझ में आएगा कमलेश जी, किसानों के लिए, अन्नदाता के लिए कील बिछाने का मतलब क्या था। तो इस सरकार के ठीक है गरिमा जी, कमलेश जी को भी सुन लेते। कमलेश जी थोड़ा जल्दी। तो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्र के 10 साल में और पड़ेगा, कोई अंडर करंट नहीं है। ये उत्तराखंड पूरी आपने देखा है कि पूरी सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। इसके अंदर धारा 370 के हटने के बाद आज वहां कितनी शांति। ये कह रहे हैं भाई क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, वो अभिनंग है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई साग महंगी हो जाएगी, सब्जी महंगी। कोरोना काल के बाद आपने प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद आज जो गरीब तबके के लोगों, जितने भी हमारे बीपीएल कार्ड धारक है, आज उनको फ्री राशन मिल रहा है, आज तक मिल रहा है। ये बात ये क्यों नहीं समझ रहे हैं?
अभी ये इनकी ये इसी गुमान में रहते हैं कि साहब ऐसा है। लेकिन युवाओं को कैसे बताएंगे कि राशन दे रहे हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि अग्निवीर से भी वो खुश नहीं है। कमलेश जी, अग्निवीर से भी वो खुश नहीं है, और जिस तरह से भर्ती घोटाले चल रहे हैं लगातार, और अब तो महिलाओं पे भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कैसे युवाओं को अपनी साइड करेंगे? की बात है, अगर देश के 80 गरिमा जी, अब कमलेश जी को बोलने दीजिए। जी गरिमा जी, आपको सुना मैंने, कमलेश जी को भी बोलने दीजिए। जी कमलेश जी। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि साहब इसके अंतर्गत जो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, एक मिनट थोड़ा जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। मैंने कहा युवाओं को अपनी साइड कैसे करेंगे, जल्दी रिप्लाई, थोड़ा जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ, युवाओं के लिए हमारे पास योजना है, युवाओं के लिए हमने होम स्टे योजनाओं, जो वैकल्पिक ऊर्जा, पशु। गरिमा जी बोलने दीजिए कमलेश जी को, आपकी बारे में कोई नहीं बोल रहा था, आप कमलेश जी को भी सुन लीजिए। आंकड़े के आज आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार जो है, एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने नए चेहरों को लेकर तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब ये सोच रही है कि पुराने चेहरे जो भी जीत चुके हैं उन पर दांव खेला जाए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जनता ही ये तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार जो है और किसकी पार्टी वो देखना चाहेगी उत्तराखंड में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।